हाय फ्रेंड्स, वापस आए हैं करने। ओ माय गॉड, दिस इज़ जस्ट फैंटास्टिक। तो वीडियो है ऑपरेशन गुड बाय, रॉ मोस्ट डेयरिंग अंडरकवर ऑपरेशन इन लाहौर। ग्रेट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। खून खोल देगा देखकर। दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी पिछले 6 महीने से दुबई की अल अवीर जेल में बंद था। चोरी के एक मामले में उसे 6 महीने की जेल और जुर्माना भरने की सजा दी गई थी, लेकिन उसके पास जुर्माना भरने के पैसे नहीं थे और इसलिए उसे अभी 6 महीने और जेल में रहना था। नावेद के लिए इस जेल में एक एक दिन काटना भारी हो रहा था कि फरवरी 2020 में एक दिन एक गार्ड उसके पास आता है। ए सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। गार्ड के मुंह से सुनते ही नावेद बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसके घर वाले पाकिस्तान में रहते थे और पिछले 6 महीनों में एक बार भी कोई उससे मिलने नहीं आया था। जिज्ञासा से भर चुका नावेद जब मीटिंग एरिया में पहुंचता है तो उसे कांच के दूसरी तरफ सूट बूट पहने एक आदमी दिखाई देता है। जी बताइए, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको जानता हूँ क्या? थोड़ी हिचकिचाहट के साथ नावेद ये पूछता है तो वह आदमी तुरंत उत्तर देता है, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम वासे है और आपकी तरह मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ दुबई में बिजनेस के साथ साथ एक एनजीओ भी चलाता हूँ। हमारे एनजीओ दुबई की जेलों में बंद पाकिस्तानी भाई बहनों को लीगल हेल्प देने का काम करता है। ये सुनते ही नावेद की बाँछें खिल जाती हैं और अगले 20 मिनट के दौरान वो वासे को अपना पूरा केस समझाने में लगा रहता है। देखते हैं। आने वाले दिनों में वासे नावेद के ऊपर लगा जुर्माना कोर्ट में जमा करा बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग जाता है और 2 हफ्ते बाद जब नावेद जेल से बाहर निकलता है तो अपने सामने सबसे पहले वासे नामक इस आदमी को ही खड़ा पाता है। भाईजान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है नावेद, चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। इसके बाद ये दोनों एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चले जाते हैं और महीनों से अच्छे खाने के लिए तरस रहा नावेद खाना आते ही भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है। तो अब आगे क्या सोचा है नावेद? देखो भाई, अब यहाँ तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जेल से बाहर आए आदमी को यहाँ दुबई में साला कोई काम नहीं देता। पूरी तरह खाने के स्वाद में डूबा हुआ नावेद वासे की ये बात सुनते ही काफी निराश हो जाता है। अब क्या बताऊं भाईजान, सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ही वापस चला जाऊं, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे नहीं है ना मेरे पास। नावेद की मायूसी देख थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वासे उसके सामने एक अविश्वसनीय सी लगने वाली ऑफर रख देता है। देखो नावेद, मेरा काम पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है और मैं वैसे भी काफी टाइम से वहाँ एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारे पाकिस्तान लौटने का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हें अपने नए बिजनेस में 25% की हिस्सेदारी भी दूंगा। एक अनजान आदमी से इस प्रकार की ऑफर सुन नावेद को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। भाईजान, बुरा मत मानना, लेकिन आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? यही नावेद भाई, यही हम पाकिस्तानियों की साली यही तो प्रॉब्लम है। हम एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है और अब मैं अपने मजबूर हमवतनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात है। अगले 15 मिनट तक चली वासे की ये बातें सुन नावेद की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। अरे यार, पहले तो तुम ये रोना बंद करो और कोई टेंशन मत लो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? वैसे भी कितना और खाओगे यार, चलो जल्दी खत्म करो। अगले कुछ महीनों के दौरान वासे और नावेद का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वासे द्वारा दिए गए उधार के पैसों और टिकट के सहारे नावेद पाकिस्तान वापस लौट आता है और कुछ ही समय बाद उसके अकाउंट में कंस्ट्रक्शन का नया बिजनेस शुरू करने के लिए पूरे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए भी जमा करवा दिए जाते हैं। शुक्रिया भाईजान, पैसे अकाउंट में आ गए हैं। खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा नावेद फोन पर वासे का आभार व्यक्त कर रहा था। हाँ पता है नावेद, अब एक काम करो, लाहौर में एक अच्छा सा ऑफिस और अपने लिए घर किराए पर ले लो। हाँ बस याद रहे कि ऑफिस सेंट्रल लाहौर में हो। शहर का हर इलाका बराबर पड़ेगा तो काम में आसानी रहेगी। हो जाएगा भाईजान, आप जरा भी टेंशन ना लें। ये कहते ही नावेद फोन काटने ही वाला होता है कि वासे उससे एक और बात कहता है। हाँ एक बात और नावेद, मेरे 2-3 लोग टाइम टाइम पर सब कुछ चेक करने तुम्हारे पास आते रहेंगे। जब तक मेरा लाहौर आना नहीं होता वो लोग ही वहाँ सारा हिसाब किताब देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल भाईजान, जैसा आप ठीक समझें। इधर नावेद ये कॉल काटता है और उधर दुबई में वासे अपनी जेब से दूसरा मोबाइल फोन निकाल एक प्राइवेट नंबर डायल करने लगता है। हाँ बोलो, सूर्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला था।
नावेद का ये वासे भाई वास्तव में वासे नहीं था, बल्कि एक भारतीय एजेंट था और पिछले कई वर्षों से दुबई में एक पाकिस्तानी व्यापारी बनकर रह रहा था। R&AW के इस अंडर कवर एजेंट का ऑफिशियल कोड नेम था बाला शेट्टी। ऑफिसर सूर्या ने एजेंट बाला को ऑपरेशन गुड बाय के लिए खुद अपने हाथों से चुना था। प्रधानमंत्री से अनुमति मिलने के तुरंत बाद ऐसे पाकिस्तानियों की तलाश शुरू कर दी गई थी जो छोटे मोटे अपराधों के चलते मिडिल ईस्ट की जेलों में सजा काट रहे हों, जिन्हें पैसे की दिक्कत हो और जिनका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना हो। ब्रिलियंट माइंड यार, हमारे रोहित उन्हीं के सैकड़ों चाकू प्रोफाइल्स से उनकी खंगालने के मौत बाद हो गई। R&AW ने नावेद को शॉर्टलिस्ट किया था। उसकी फाइल के अनुसार वो गरीब जरूर था लेकिन बहुत ज्यादा कट्टर नहीं। 1947 में उसका परिवार जन्नत की तलाश में यूपी से पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान जहां इस परिवार को जन्नत तो कभी नहीं मिल पाई, लेकिन एक मुहाजिर का ठप्पा जरूर मिल गया था। इस समय तक नावेद को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये मेजॉरिटी बिजनेस पार्टनर असल में पाकिस्तानी नहीं बल्कि R&AW का एक एजेंट है। और यही बात ऑफिसर सूर्या को बताते हुए एजेंट बाला उनसे कहते हैं, सर बिजनेस के पेपर्स तो तैयार हो गए हैं, बस कुछ ही दिनों में वो एक ऑफिस और घर भी किराए पर ले लेगा। That's amazing बाला, बस याद रहे कि ऑफिस की लोकेशन जौहर टाउन के ही आसपास हो। मैंने उसके कान में बात डाल दी है सर, आई थिंक हो जाएगा। अब नावेद लाहौर में एक अच्छा सा ऑफिस और घर ढूंढना शुरू कर देता है। एजेंट बाला यानी कि अपने वासे भाईजान के कहे अनुसार वो हर लोकेशन का वीडियो बना उन्हें भेज दिया करता था और फिर वो उसे बताते थे कि उस ऑफिस को किराए पर लेना है या नहीं। हफ्तों धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन डीलर से जौहर टाउन में एक मकान दिखा ही देता है। मकान जिसका नंबर था E123 और यह हाफिज सईद के घर से ठीक 90 कदम की दूरी पर था। 90 कदम। हर बार की तरह इस बार भी नावेद प्रॉपर्टी के अंदर और बाहर के वीडियोस बना एजेंट बाला को भेज देता है। डन हो गया, यही लेना। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम नावेद। अच्छा यार सुनो, ये जो तुमने जौहर टाउन वाली लोकेशन का वीडियो भेजा है, ये लोकेशन मुझे बाकियों से थोड़ी सी बेहतर लग रही है। अब शहर के बीच में है तो सब जगह आने जाने में आसानी भी रहेगी। बिजनेस की शुरुआत में हमें खर्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अपनी अपार खुशी को किसी तरह दबाते हुए एजेंट बाला ये कहते हैं तो नावेद उत्तर देता है, हाँ भाईजान मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है जगह। किराया थोड़ा ज्यादा है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप कहें तो हाँ कर दूं। अरे मेरी छोड़ो नावेद, अगर तुम्हें पसंद है, अच्छी लग रही है तो ज्यादा मत सोचो, फाइनल कर दो। अगस्त की शुरुआत में नावेद अपना नया कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर चुका था। जौहर टाउन में ऑफिस से थोड़ी दूर उसे एक घर भी किराए पर मिल गया था और उसका हिसाब किताब देखने वासे भाई के 3 लोग उसके पास आने लगे थे जो 2-4 दिन के लिए ऑफिस में रुका भी करते थे। लेकिन नावेद को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। उसका अपना खुद का बिजनेस शुरू हो गया था और इस खुशी के सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पैसों के सामने ये सब इनका यही काम है। ऐसा देखा। नावेद के पास आने वाले ये 3 लोग वास्तव में एजेंट बाला के लिए काम करने वाले R&AW के अंडर कवर एसेट्स थे। एसेट्स जिनके नाम थे समीउल हक उर्फ ईद गुल, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह। धीरे धीरे नावेद को आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम मिलना भी शुरू हो जाता है और इसी के चलते एक दिन उसे हाफिज सईद के घर बुलाया जाता है। सईद के घर में सीलन आ गई थी और नावेद को वहां एक दीवार का प्लास्टर चेंज करने के लिए बुलाया गया था। अगले ही दिन नावेद 2 मिस्त्री उसके घर भेज देता है और काम पूरा होने के बाद अपनी मजदूरी का बिल जिसकी पेमेंट कभी नहीं की जाती। बिजनेस शुरू होने के कोई 1 महीने बाद सितंबर में एक दिन नावेद एजेंट बाला को फोन करता है। मुबारक हो वासे भाईजान, अल्लाह के करम से एक बहुत बड़ा काम मिला है। खुशी के मारे उछल रहा नावेद ये कहता है तो एजेंट बाला उससे पूछते हैं, अच्छा ऐसा क्या काम मिल गया? भाईजान यहाँ जौहर टाउन में एक बहुत बड़ी 6 मरले की बिल्डिंग है जिसमें भी आधे से ज्यादा काम बाकी पड़ा हुआ था, बस उसे ही पूरा करने का ठेका मिला है। ये सुनते ही एजेंट बाला की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। ऑपरेशन गुड बाय के दूसरे पार्ट को अंजाम देने के लिए उन्हें बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन की आवश्यकता थी। अरे वेरी गुड यार नावेद,
बस ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो, इंशाल्लाह खूब तरक्की करोगे। वैसे अब तुम्हारा बिजनेस काफी बढ़ गया है, इसलिए एक काम करो, अकाउंट से कुछ पैसे निकाल के एक सेकंड हैंड गाड़ी ले लो। शुक्रिया भाईजान, मैं कल ही गाड़ी पसंद करके आपको फोटोज भेजता हूँ। इसके बाद नावेद मेटालिक ग्रे कलर की एक सेकंड हैंड टोयोटा कोरोला गाड़ी खरीद लेता है जिसका नंबर था LEA3200। अब नावेद अपनी इसी टोयोटा गाड़ी में दिन रात जौहर टाउन के चक्कर काटने लगता है। लाहौर का एक पॉश इलाका जहां हाफिज सईद का घर, उसका ऑफिस, उसके द्वारा बनाया गया एक मदरसा और वो मस्जिद भी बनी हुई थी जहां वो नमाज पढ़ने जाया करता था। कहने का मतलब यह कि हाफिज सईद ने अपनी खुद की दुनिया जौहर टाउन में बसा ली थी और बाहरी दुनिया के लिए वो लाहौर जेल में पड़ा हुआ था। इस समय तक नावेद एजेंट बाला को जौहर टाउन के कई वीडियोस बनाकर भेज चुका था और उनके वो 3 एसेट्स इस कॉलोनी का एक डिटेल्ड मैप भी तैयार कर चुके थे। हाफिज सईद की वजह से यहाँ की सुरक्षा कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। कॉलोनी में आने जाने के कुल 4 रास्ते थे जिनमें से 3 ज्यादातर समय बंद रहते थे और यहाँ के लोग आने जाने के लिए केवल एक ही रास्ते का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा इन चारों ही रास्तों पर बैरिकेड्स लगे हुए थे और 24 घंटे पंजाब पुलिस का पहरा भी रहता था। ऑपरेशन गुड बाय अपने फुल स्विंग में चल रहा था और इसी दौरान एक दिन नावेद के पास एजेंट बाला का फोन आता है। हाँ नावेद, सब ठीक? काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया भाईजान, बस आपका और अल्लाह का करम है। बहुत बढ़िया भाई नावेद। अच्छा सुनो, पता नहीं कब लेकिन शायद जल्द ही मेरा लाहौर आना होगा, इसलिए काम करो यार, एक गाड़ी और खरीद लो। ये सुनते ही नावेद खुशी के मारे उछलने लगता है। इस समय तक उसके वासे भाईजान उसके लिए एक मसीहा जो बन चुके थे। अरे वाह वासे भाईजान, मजा ही आ जाएगा। और आपके लिए गाड़ी लेनी है तो एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदेंगे। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ मत करना। मैं तुम्हें गराज का एड्रेस भेज रहा हूँ, पहले जो गाड़ी खरीदी थी वहाँ से बिल्कुल वैसी ही गाड़ी खरीद लो, उसी मॉडल और उसी कलर की। पर ऐसा क्यों भाईजान? एजेंट बाला की ये बात सुन नावेद थोड़ा अचंभे में पड़ गया था। अरे यार नावेद, तुम्हें बिना ब्रांडिंग के बारे में कुछ पता तो है नहीं। अरे कंपनी की सारी गाड़ियां एक जैसी होनी चाहिए। जरा सोचो, जब हमारी कंपनी का लोगो लगी 5-6 एक जैसी गाड़ियां शहर में घूमेंगी तो कुछ अलग ही बात होगी। तो शक हो जाता। कह रहा हूँ यार, बाकी अगर तुम्हें ज्यादा पता है तो भैया अपनी चला लो। स्मार्ट मूव। एजेंट बाला के साथ हुई इस बातचीत के कुछ दिन बाद नावेद ग्रे कलर की एक और टोयोटा गाड़ी खरीद लेता है, जिसके बाद R&AW के एसेट्स इस गाड़ी को पीटर नामक एक आदमी के गैरेज पर लेकर जाते हैं। पीटर पॉल डेविड नाम का पाकिस्तानी भी R&AW का एक स्थानीय हैंडलर था। अरे वाह, इतने सारे हमारे पीटर के गैरेज में इस गाड़ी का इंटीरियर और सीट कवर्स बिल्कुल पहली गाड़ी जैसे करवा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस गाड़ी में ठीक उसी जगह एक डेंट भी बना दिया जाता है जहां पर पहली वाली गाड़ी में लगा हुआ था। ये सारा काम हो जाने के बाद कवर से ढक इस गाड़ी को उसी 6 मंजिला बिल्डिंग में पार्क कर दिया जाता है जहां नावेद की कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही थी। ये सारा तामझाम इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जौहर टाउन में तैनात पुलिस वालों को नावेद की टोयोटा गाड़ी की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। वो बिना किसी रोक टोक अब कहीं भी आने जाने लगा था और हाफिज सईद को शहर मात देने के लिए R&AW को अब इसी बात का फायदा उठाना था। पुलिस मिली हुई, गवर्नमेंट मिली हुई, लोग मिले हुए। ये आज से ठीक 2 महीने पहले R&AW हेडक्वार्टर्स में एजेंसी के चीफ सामंत गोयल और टीम ऑपरेशन गुड बाय के बीच एक टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई थी। मीटिंग जिसका केवल एक ही एजेंडा था, हाफिज सईद को ऊपर कैसे भेजा जाए। और टेबल पर रखी सभी ऑप्शंस को स्टडी करने के बाद आखिरकार R&AW ने अंतिम निर्णय ले ही लिया था। लाहौर में बैठे 26/11 के मास्टरमाइंड को ऊपर भेजने के लिए एक कार बॉम्ब का प्रयोग किया जाना था। सिल्वर कार का ही, कभी दूसरी खरीदी है। यही कारण था कि आज वर्तमान में एजेंट बाला नावेद को बिल्कुल वैसी टोयोटा गाड़ी खरीदने के लिए मना रहे थे जैसी कि उसके पास पहले से थी। अब उस बिल्डिंग में खड़ी इस दूसरी गाड़ी के लिए 300 किलोग्राम विस्फोटक का इंतजाम करना था और पाकिस्तान में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखा, प्लान के अनुसार कार के ड्राइवर को बारूद से लदी टोयोटा गाड़ी सीधा सईद के घर में घुसानी थी। कहने का मतलब ये कि सईद का चाहे जो भी अंजाम हो, गाड़ी चलाने वाले को तो मरना ही मरना था। ये एक ऐसा काम था जिसके लिए R&AW अपने किसी एजेंट या एसेट का प्रयोग नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे एक आत्मघाती हमलावर की आवश्यकता थी और पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसी थी जहां ऐसे लोग थोक के भाव मिला करते थे। अफगानिस्तान में क्या क्या पता चल रहा है? R&AW द्वारा अफगानिस्तान में पहले अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इस नेटवर्क को ऐसे हमलावर की खोज करनी थी जो पैसों के बदले बारूद से भरी गाड़ी को अपने साथ उड़ा सके। कई महीनों तक चली R&AW की ये खोज अफगानिस्तान के बजौर इलाके में जाकर खत्म होती है।
एक इलाका जो आत्मघाती तैयार करने वाले अमेरिका विरोधी कैंप्स के लिए जाना जाता था। R&AW का एक अफगानी एसेट कई मीटिंग्स के बाद यहाँ स्थित एक कैंप के कमांडर से $50,000 में डील फाइनल कर लेता है। एक युवा लड़के को इस कैंप से सीधा लाहौर ले आया जाता है, जहाँ जौहर टाउन में नावेद के घर पर ही रहने लगता है। नावेद के साथ हाफिज सईद के बारे में बात करने का टाइम आ चुका था। मार्च 2021 के आखिरी हफ्ते में एक दिन एजेंट बाला नावेद को पहली फ्लाइट से दुबई आने को कहते हैं। इस बार उन्हें नावेद से जो बात करनी थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी। 2 दिन बाद नावेद दुबई पहुंच जाता है और वासे से उसी रेस्टोरेंट में मिलता है जहां अलवीर जेल से छूटने के बाद उसने पहली बार ढंग का खाना खाया था। एजेंट बाला ने इस रेस्टोरेंट को जानबूझकर चुना था। इस बातचीत से पहले वो नावेद को जितना हो सके उतना इमोशनल कर देना चाहते थे। तो नावेद, और बताओ, सब खैरियत? घर पे सब कैसे हैं और काम कैसे चल रहा है? बस भाईजान, वो कर रहा है सब कुछ अपने आप। हाल चाल पूछने के बाद एजेंट बाला सीधा पॉइंट पर आ जाते हैं। एक बात बताओ नावेद, तुम 26/11 मुंबई के बारे में क्या जानते हो? अपने वासे भाईजान का अजीब सा सवाल सुन नावेद थोड़ा सा चौंक जाता है। हाँ भाईजान, वो भारत में कुछ दहशतगर्दी हुई थी, शायद कुछ अपराध भी मारे गए थे। कुछ नहीं नावेद, पूरे 200 लोग मारे गए थे। और जानते हो उसके पीछे कौन था? तुम्हारा वो पड़ोसी हाफिज सईद। बता दिया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है नावेद का हलक सूखने लगता है। हाँ भाईजान, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हमारा इससे क्या लेना देना? लेना देना है नावेद, लेना देना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुंबई के उन हमलों में एक बहुत बड़े इजरायली बिजनेसमैन का पूरा खानदान भी मारा गया था। मैं उसी यहूदी के लिए काम करता हूँ। ये सुनते ही नावेद के हाथों से रोटी का निवाला नीचे गिर पड़ता है। क्या कह रहे हो भाईजान? आप एक यहूदी के लिए काम करते हैं? हाँ नावेद, मैं दुबई में एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। हमारे लाहौर वाले बिजनेस में लगी एक पाई भी उसी यहूदी की है और वह हमें बल्कि तुम्हें और भी पैसे देना चाहता है। इतने पैसे जिनसे तुम अपनी फैमिली के साथ दुनिया में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो। इस समय तक नावेद पूरी तरह जम चुका था और उसका भावहीन चेहरा पहले लाल और फिर लाल से पीला पड़ गया था। नावेद, वो इजरायली बिजनेसमैन बस किसी भी कीमत पर हाफिज सईद को मारना चाहता है और इस काम में मदद के बदले करोड़ों रुपए देने को तैयार है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? करोड़ों रुपए। अगले कई घंटों तक मनाने के बाद भी नावेद के लटके हुए चेहरे का भाव जरा सा भी नहीं बदलता। ये देख एजेंट बाला को विश्वास हो जाता है कि वो इस काम के लिए तैयार नहीं होने वाला। इसीलिए खाने का बिल भरने के बाद वो खड़े होते हैं और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ने लगते हैं। 10 करोड़। इस बार एजेंट बाला के चौंकने की बारी थी। वो मान जाएंगे, पाकिस्तान में तुम देख लिया, सब पैसे हैं, पैसा। ठीक है वासे भाई, मुझे मंजूर है, लेकिन इस काम के बदले मैं पूरे 10 करोड़ रुपए लूंगा और मेरी दूसरी शर्त यह है कि काम होते ही मेरे पूरे खानदान को वीजा के साथ तुर्की भिजवा दिया जाएगा। ये कहते हुए नावेद एजेंट बाला की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और अत्यंत हैरानी से उसका मुंह ताक रहे एजेंट बाला बिना कुछ बोले चुपचाप उससे हाथ मिला लेते हैं। ये देख लो, एजेंट बाला के साथ हुई इस मीटिंग के कुछ दिन बाद नावेद के नाम पर स्विस बैंक में एक अकाउंट खुलवा दिया जाता है। अकाउंट जिसमें दुबई की एक शेल कंपनी का प्रयोग कर पूरे 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जमा करवा दिए जाते हैं। अब नावेद को ये तो पता था कि उसके साथ रह रहे आदमी हाफिज सईद को ऊपर भेजना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्लान के पीछे कौन है और इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा इसके बारे में उसे अभी भी कुछ नहीं पता था। ऑपरेशन गुड बाय बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा था। नावेद के साथ जौहर टाउन में ही रह रहे R&AW के तीनों एसेट्स लगातार सईद की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और साथ ही उन्होंने अपने अफगानी मेहमान के ऊपर भी बराबर नजर बनाई हुई थी। सईद के घर पर सर्वेलेंस बनाए रखने के साथ इस अफगानी युवक का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इन सभी एसेट्स को साफ निर्देश दिए गए थे कि उसकी हर आवश्यकता का पूरा ख्याल रखा जाए। 2021 में मई के महीने के साथ ही ऑपरेशन गुड बाय के आखिरी चरण की शुरुआत भी हो चुकी थी। नई दिल्ली में बैठे R&AW चीफ सामंत गोयल और ऑफिसर सूर्या दोनों को ही पूरा विश्वास था कि इस बार उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन ईश्वर को तो शायद कुछ और ही स्वीकार था। 13 मई 2021 के दिन ईद का त्योहार था और अपने परिवार के साथ ईद मनाने एजेंट बाला भी एक दिन पहले ही भारत आए थे।
ईद के अगले दिन यानी कि 14 मई 2021 की सुबह उन्हें वापस दुबई की फ्लाइट में बैठना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ईद के दिन एजेंट बाला को तेज बुखार चढ़ता है और उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आनंद फानन में उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें कोरोना हो गया है। डॉक्टर्स के लाख प्रयासों के बावजूद भी एजेंट बाला की हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है और पूरे 8 दिनों तक इस महामारी से जूझने के बाद वो सांसें लेना बंद कर देते हैं। एजेंट बाला के परिवार के साथ साथ ये RNDW और ऑपरेशन गुड बाय के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। नावेद इस पूरे ऑपरेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था और एजेंट बाला उसके एकमात्र हैंडलर। उनके अलावा आज तक किसी ने एक बार भी नावेद से बात नहीं की थी और अब यही चीज RNDW की सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। एक एजेंट की असमय हुई मृत्यु ने RNDW के सामने परेशानियों का एक हिमालय रूपी पहाड़ खड़ा कर दिया था। सबसे पहली परेशानी ये थी कि अब नावेद से बात कौन करेगा। दूसरी, उस 6 मंजिला बिल्डिंग में खड़ी बारूद से लदी वो टोयोटा गाड़ी। और तीसरी परेशानी था अफगानिस्तान से आया वो मेहमान जिसे ज्यादा दिन एक कमरे में रखना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। उसके ऊपर नजर बनाए रखने के साथ इस बात का ध्यान भी रखा जाता था कि उसके आसपास कोई टीवी, रेडियो या फिर किसी भी प्रकार के मनोरंजन का कोई साधन ना हो। रिश्ते, प्यार, मोहब्बत जैसी कहानियां उसके कानों में गलती से भी ना पड़े, क्योंकि ये सारी ही चीजें इंसान को दुनिया से जोड़ने में तो सहायता करती हैं, छोड़ने में नहीं। अगले कई दिनों तक सोच विचार और अनेकों प्रोफाइल्स खंगालने के बाद नावेद के लिए एक नया हैंडलर सेलेक्ट कर लिया जाता है। एजेंट बाला की तरह यह हैंडलर भी पिछले कई सालों से दुबई में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन के कवर में काम कर रहा था। दुबई में लोग इसे नदीम हैदर के नाम से जानते थे और इसका ऑफिशियल कोड नेम था अभय मिश्रा। ऑफिसर सूर्या खुद व्यक्तिगत रूप से एजेंट मिश्रा को इस ऑपरेशन के ऊपर ब्रीफ करते हैं। वो नावेद और एजेंट बाला के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी उनको सुनवाते हैं, जिससे कि वो नावेद की साइकी और पर्सनैलिटी को बारीकी से समझ सकें। कई दिनों के होमवर्क के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जब एजेंट मिश्रा को नावेद से पहली बार बात करनी थी। सलाम वालेकुम वासे भाई, क्या हो गया? आखिर हैं कहाँ आप? कितने दिनों से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं। अभय मिश्रा एजेंट बाला के सिम कार्ड से ही नावेद को कॉल कर रहे थे। नावेद, मैं वासे नहीं, उसका पार्टनर नदीम बोल रहा हूँ। वासे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही नावेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या बात कर रहे हो भाईजान? क्या हो गया? रुंधी हुई आवाज में नावेद ये पूछता है तो एजेंट मिश्रा उसे पूरी बात बता देते हैं। वासे को कोरोना हो गया था नावेद। हम सब ने पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक को शायद कुछ और ही मंजूर था। एजेंट मिश्रा जानते थे कि इस खबर से नावेद बहुत ज्यादा सख्ते में आ गया होगा, इसीलिए वो पहली बार में उससे और ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन रोजाना उसे कॉल जरूर करते रहते हैं और फिर एक दिन मौका देख उससे काम की बात कर ही डालते हैं। नावेद, तुम्हारे और वासे के बीच जो डील हुई थी मैं उसके बारे में जानता हूँ। उसने मुझे सब कुछ बताया हुआ था। इससे पहले कि एजेंट मिश्रा की ये बात पूरी हो पाती, नावेद फटाक से उत्तर देता है। अरे कौन सी डील भाईजान? आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो बस मेरे बिजनेस पार्टनर थे, उससे ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था हमारा। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी जिसकी फाइल में ये लिखा हुआ था कि वो एक बहुत ही भोला और साफ दिल का इंसान है, वो RNDW से पूरे 2 करोड़ रुपए लेने के बाद अब पलटी मारने का प्रयास कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है नावेद कि 10 करोड़ की डील वासे अकेले हैंडल कर रहा होगा? इतनी बड़ी डील में उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं होगा। वो 2 करोड़ का एडवांस तुम्हारे जिस स्विस बैंक अकाउंट में गया है, शायद तुम उसका नंबर भूल गए हो। नंबर याद दिलाऊं क्या? एजेंट अभय मिश्रा की आवाज में सुनाई दे रही गंभीरता से नावेद समझ जाता है कि वो एजेंट बाला के साथ हुई हाफिज सईद वाली बात से मुकर नहीं सकता, लेकिन कुछ ही दिन पहले फोन पर मिले एक अजनबी से वो इतने बड़े आतंकी सरगना की मौत और जिंदगी से जुड़ी बातें भी नहीं करना चाहता था, और इसी बातचीत से बचने के लिए अब वो टाल मटोल करना शुरू कर देता है। नावेद की इसी टाल मटोल में लगभग 1 महीना निकल जाता है। अब वो ज्यादातर समय एजेंट मिश्रा का फोन उठाता ही नहीं था, और अगर भूले से उठा भी ले तो नानापुर और रोने धोने में ही सारा टाइम निकाल रहा था। एजेंट मिश्रा के साथ साथ नई दिल्ली के धैर्य का घड़ा भी पूरी तरह भर चुका था, और इसी के चलते नावेद के इस नए नवेले हैंडलर से एक दिन बहुत भारी चूक हो जाती है। हैंडलर से हाँ नदीम भाई बोलिए। क्या बोलिए नावेद? यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका, कुछ होश है तुम्हें? अरे नाराज क्यों हो रहे नदीम भाई? खाली थोड़ी ना बैठा हूँ यहाँ, इतना बड़ा काम है और 2 ही हाथ है मेरे। सुन बे और चूतिए,
कितना काम करता है ना सब पता है मुझे। तेरे हर पल की खबर आ रही होती है मेरे पास। तू कब सोता है, कब उठता है, कब खाता पीता है और कब साले अपना फोन देख के हिला रहा होता है। बहन तेरी हर चीज की रिपोर्ट आ रही है मेरे पास। एजेंट अभय मिश्रा के सब्र का बांध टूट चुका था और अब नावेद को हड़काते हुए गुस्से में वो कुछ ऐसा कहने वाले थे जिसकी वजह से पूरे का पूरा ऑपरेशन खटाई में पड़ने वाला था। सुन बे ओ मादर के बच्चे, अगर तूने हमारा काम नहीं किया ना तो तूने जॉर्ज टाउन के जितने नक्शे, जितने वीडियोस वासे को भेजे थे ना, साले वो सारे के सारे आईएसआई के पास चले जाएंगे। पुलिस नहीं, सीधा आईएसआई के पास। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ, हरामजादे लाइन पर आ जा। देखो क्या होता है। एजेंट मिश्रा की इस धमकी का असर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठीक उल्टा नावेद अब इतना ज्यादा घबरा जाता है कि अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां फंस गया है और अब यहाँ से आखिर निकलेगा कैसे। कई दिनों तक दिन रात सोच विचार करने के बाद वो मदद के लिए अपने एक रिश्तेदार के पास पहुंच जाता है। प्रॉब्लम बस ये थी कि उसका ये रिश्तेदार पंजाब पुलिस में काम करता था। ओह माय गॉड, हे भगवान जी। बुरी तरह बिलखते हुए नावेद अपने इस दूर के रिश्तेदार को पूरी गाथा सुना डालता है। उसका एसएसपी रिश्तेदार सबसे पहले नावेद से उसका मोबाइल और सिम कार्ड ले लेता है और फिर ये सारी जानकारी तुरंत हाफिज सईद तक पहुंचवा देता है। गॉड। लेकिन ताकत के नशे में चूर हाफिज सईद को नावेद की कहानी पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता। असल में वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई जौहर टाउन के अंदर घुस उसके घर पे हमला करने जैसी इतनी बड़ी बेवकूफी भी कर सकता है। इसके बाद हाफिज सईद के आदेश पर नावेद को जौहर टाउन से बाहर निकाल दिया जाता है। पंजाब पुलिस और आईएसआई उसके घर और ऑफिस पर रेड्स भी मारती हैं, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। असल में आखिरी कॉल के बाद जब एजेंट मिश्रा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उन्हें आभास हो गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इसीलिए उनके कहने पर R&AW के तीनों पाकिस्तानी एसेट ज्यादातर सबूत मिटाने के बाद अपने अफगानी मेहमान को ले यहाँ से गायब हो गए थे। पूरा मिशन खराब हो गया, पर क्या करे, वो टालम टोली कर रहा था। डर चुके नावेद ने भी अपने रिश्तेदार को सारी बातें नहीं बताई थीं, जैसे कि वो 6 मंजिला बिल्डिंग और उसमें खड़ी उसकी दूसरी वाली टोयोटा गाड़ी, ग्रे कलर की टोयोटा गाड़ी जिसमें पूरे 300 किलोग्राम बारूद भरा हुआ था। R&AW का ऑपरेशन गुड बाय तो एक्सपोज हो चुका था, लेकिन वो टोयोटा गाड़ी अभी भी उस बिल्डिंग में बिल्कुल वैसे ही खड़ी हुई थी। इसीलिए R&AW को अब ये निर्णय करना था कि इस ऑपरेशन को यहीं अबॉर्ट कर दिया जाए या अभी भी आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक और मीटिंग करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन ऑपरेशन गुड बाय को उसके अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मोदी जी की वजह से हुआ नहीं था, डिबॉट कर दो कोई और। R&AW ने ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का निर्णय तो कर लिया था, लेकिन उनके सामने अब एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई थी। नावेद के खुलासे के बाद सईद के घर के चारों तरफ सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। पहले तो केवल उसके मेन गेट के बाहर बस कुछ पुलिस वाले ही पहरा दिया करते थे, लेकिन अब मेन गेट से 30 मीटर पहले एक बैरिकेड भी लगा दिया गया था और किसी भी गाड़ी के लिए इस बैरिकेड से आगे बढ़ पाना कतई संभव नहीं था। नई दिल्ली में निर्णय किया जाता है कि उस टोयोटा गाड़ी को इस बैरिकेड से ही टकरा दिया जाएगा। R&AW के आकलन के अनुसार 300 किलोग्राम विस्फोटक सईद के घर को अच्छी खासी क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त था और बहुत कम ही सही, लेकिन इस बात की संभावना जरूर थी कि इस हमले में हाफिज सईद शायद ना बच पाए। शायद का नहीं बचना चाहिए। दिन था 23 जुलाई 2021 और समय सुबह के ठीक 10:45। वो अफगानी युवक बिल्डिंग में खड़ी टोयोटा कोरोला का कवर उतारता है और गाड़ी को स्टार्ट कर सईद के घर की दिशा में ड्राइव करने लगता है। R&AW द्वारा सुबह का टाइम इसलिए चुना गया था क्योंकि इस समय सईद के घर के बाहर गली में बहुत ही कम लोग हुआ करते थे और नई दिल्ली का इस कॉलोनी के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सुबह के ठीक 11 बजे वो टोयोटा गाड़ी सईद के घर के बाहर बनाए गए चेक पॉइंट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है और इससे पहले कि यहाँ मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी तरफ आ रही ये गाड़ी बैरिकेड से टकरा जाती है। गुड, ऐसे होना चाहिए, उनको तभी अक्ल आएगी। लाहौर के अंदर दिन दहाड़े हुए इस हमले में कुल 4 लोग मारे जाते हैं और 24 घायल होते हैं।
जौहर टाउन के हाउस नंबर E116 को अच्छी खासी क्षति पहुंचती है, लेकिन इस घर का मालिक हाफिज सईद किसी तरह बच जाता है। हमले के बाद मिली इंटेलिजेंस के अनुसार धमाके के समय हाफिज सईद अपने बेडरूम में बैठा चाय पी रहा था और धमाका होते ही वो बहुत ज्यादा डर गया था। अगले कई घंटों तक वो बुरी तरह सदमे में था और अपने सिक्योरिटी गार्ड के सीधे से प्रश्नों के उत्तर देने में भी उसे काफी परेशानी हो रही थी। LET और JUD का आतंकी सरगना हाफिज सईद, जो भारत में धमाके करवा अब तक न जाने कितनी मासूम जानों को ले चुका था, आज केवल एक धमाके से उस हाफिज सईद की जान उसके हलक में कट गई थी। आज उसके अपने घर के कुछ शीशे टूटे तो डर के मारे उसकी सलवार गीली हो गई थी। इस हमले के बाद जल्दी समी उल हक, सज्जाद शाह और जियाउल्लाह को ढूंढ लिया जाता है। लाहौर से फ्लाइट पकड़ कराची जाने का प्रयास करते समय पीटर को भी पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और 13 जनवरी 2022 के दिन पंजाब की एक अदालत द्वारा इन चारों को ही मृत्यु दंड सुना दिया जाता है। अपना उद्देश्य पूरा ना कर पाने के कारण कुछ लोग ऑपरेशन गुड बाय को एक फेलियर जरूर कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस ऑपरेशन ने ISI और हाफिज सईद के मन में अंदर तक खौफ भरने का काम किया है। वो हाफिज सईद जो खुद को एक अनटचेबल मानता था, जिसे इस बात का अपार घमंड था कि उसकी मर्जी के बिना एक चिड़िया भी उसके घर पे पर नहीं मार सकती। ऑपरेशन गुड बाय के बाद वो हाफिज सईद डर के मारे थर-थर कांप रहा था। अरे नहीं, अभी भी नहीं पता है। और वो पाकिस्तान जिसने दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए उसे जेल में डालने का स्वांग रचा हुआ था, उसी पाकिस्तान को अब वास्तव में हाफिज सईद को जेल भेजना पड़ गया था। जेल में भारत सरकार और RNDW के लिए ऑपरेशन गुड बाय एक बहुत बड़ी नैतिक विजय थी, क्योंकि वो हाफिज सईद जो 26/11 के बाद खुलेआम पूरे पाकिस्तान में घूमता और भारत को गालियां देता नजर आता था, जो आए दिन किसी न किसी रैली में भारतीय फौज को ललकार रहा होता था, आज वही हाफिज सईद गुमनामी की जिंदगी जीने को एक चूहे की भांति किसी बिल के अंदर छिपकर रहने को मजबूर हो चुका है। पता क्या होगा, पाकिस्तान में ही है। तो फ्रेंड्स, बनाया तो इन्होंने बहुत ही अच्छा है। चाहे हमारी जो है एंडिंग जो थी, जो हम चाहते हैं, वो नहीं क्लोज आ गए थे मगर। हाँ, बहुत क्लोज आ गए थे। वही ना, कोरोना में तो यही सोच रही थी, ये कोविड इतने गंदे गंदे लोग हैं, उनको मारने की जगह एक मेन जो इंसान जो इतना मतलब देशभक्त था, उसकी जिंदगी के साथ वही ना, पर किस्मत खराब निकली। कोई बात नहीं, और मौके मिलेंगे मगर काफी हर ऑपरेशन में जो भी सक्सेस मिली है उससे एंड डिटर्मिनेशन वाज अमेजिंग। हमारी इंडिया की कैपेबिलिटी नजर आ रही है कि करना ही करना है और एंड तक करने की कोशिश की है। मेरे को तो अभी भी शक है कि इन्होंने जो है जेल में बंद किया नहीं किया, कि उसको कहीं और अंडरग्राउंड करके कहीं और भेज दिया जहाँ वो आराम की जिंदगी बिता रहा हो। क्या पता पाकिस्तान में कहीं और बैठा हुआ हो, मजे कर रहा हो, या पाकिस्तान से बाहर ही भेज दिया हो जहाँ दूसरी कंट्री में, और वहां पे आराम की जिंदगी वो बिता रहा होगा। नहीं मगर जो भी पाकिस्तान वैसे बड़ा ही ऑपरेशन बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था यार। काफी जबरदस्त मेहनत की थी, बहुत ही जबरदस्त किया था। इससे कैपेबिलिटी जो है बहुत क्लोज आ रही है एग्जीक्यूशन के। अगली बार में पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वेरी नाइस डन। बहुत हमें प्राउड फील हुआ है कितना और कितना टाइम लगाया, कितनी पेशेंस इन्हें चाहिए थी, वो पूरी पेशेंस और कितना वेल प्लान किया हुआ था और बहुत खतरनाक था। और इससे पता चल रहा है कि हमारे रॉ के एजेंट्स जो हैं पाकिस्तान में कितना, मतलब इट इज सो डेंजरस। वो दिन रात अपनी जिंदगी से खेल के अपनी कंट्री को बचाने के लिए वहां बैठे हुए हैं, वहीं रहते हैं अंडर कवर। अमेजिंग। कुछ सीखो भैया, हम इंडियंस को सीखना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। चलो भैया, बहुत ही अच्छा था। दिल में कुछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल होएगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।